हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी यूनिट 17 जो थी वो इन कॉन्टिन्यूशन चल रही थी, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट प्रोसेस में से प्लानिंग का पार्ट जो था वो रीड आउट कर लिया था। अब हम आज की क्लास में कंट्रोलिंग जो है 17.3.2 वो स्टार्ट करेंगे। जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग होती है वो हैंड इन हैंड चलती है, मतलब प्लानिंग होती है और साथ साथ में कंट्रोलिंग भी होती है। बिना प्लान के कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और कोई भी प्लानिंग तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि उसका जो कंट्रोल मैकेनिज़्म है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट ना कर दिया जाए। अब कंट्रोलिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है? कंट्रोलिंग हमें प्रोवाइड करती है, कंट्रोलिंग से हमें क्या होता है कि जो प्लान की प्रोग्रेस है ना, कि जो प्लान है वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करने का एक साधन है ना। कंट्रोलिंग क्या है कि जो प्लान है वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करने का एक साधन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो उसको करेक्ट करना भी कंट्रोलिंग के अंडर ही आता है। है ना, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि रास्ते में मतलब उसको कोई क्रीप करती हैं, यानी कि घुसपैठ टाइप कुछ करती हैं, उसको करेक्ट करना भी कंट्रोल के अंडर ही आता है। जब आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। कहते कि अब हमें ये देखना है कि कंट्रोल कैसे काम करता है। जब सारा स्टाफ, हर स्टाफ मेंबर जो होता है ऑफिस का, वो ऑफिस में एंटर करता है, रजिस्टर के ऊपर साइन करता है और वहाँ पर ये लिखता है कि कौन आया और कौन गया, कितने बजे आया और कितने बजे गया, या अपना कार्ड पंच करता है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, ये एक हिस्सा बन जाती है जिसको हम बाद में इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा मेंबर जो है वो पंक्चुअल है और कौन सा मेंबर जो है वो रेगुलरली टाइम पे आता है। इसी कारण से जो रिकॉर्डिंग का बहुत वेरी एक्ट होता है, जो रिकॉर्डिंग का बहुत काम होता है वो एक, जब आप रिकॉर्डिंग रखते हैं इंफॉर्मेशन की, तो वो एक जो मेंबर होता है ना, जो स्टाफ मेंबर होता है, जो स्टाफ मेंबर होता है उनको
उनको कॉन्शियस कर देता है कि वो लेट ना आए, जल्दी पहुँचें, है ना। और टाइम के ऊपर वो अपने आप को अपने आप से ही चेक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगर आप एक आदमी के लिए प्लान कर सकते हैं कि वो किसी भी एक्टिविटी में अपने घंटों जो हैं वो स्पेंड करेगा, इसीलिए जो उनको दिया गया काम होता है वो इसी टाइम में फिनिश कर सकते हैं। ये जो सिंपल रिकॉर्ड होता है ना, इससे आपको ये मदद मिलेगी कि जो आपने एक आदमी के काम करने के घंटे फिक्स किए थे कि क्या वो एक्चुअली उन घंटों के ऊपर काम करता है या नहीं करता है, कि क्या जो आपने प्लानिंग की है क्या वो सच में रियलिस्टिक है या नहीं है। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या है ना, जब ये तो एक एग्जांपल की, जब एक्चुअली ये चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं तो जो कंट्रोल होता है ना वो वेरी करता है। कैसे? एक तो कि हम सिंपल डेली रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, है ना। क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि हम सोफिस्टिकेटेड मेजर्स को देख सकें। मतलब कि आधुनिक उपाय को देख सकें ताकि हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के प्रोसेस को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। जितने भी कंट्रोल के प्रोसेस होते हैं वो प्लान को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है ना, कि उनको फॉलो करना पड़ेगा और जो भी कोई क्रिटिकल वेरिएबल्स आते हैं उसको भी वो हाईलाइट करते हैं। कंट्रोल प्रोसेस तभी थोड़ा सा मीनिंगफुल हो सकता है, तभी थोड़ा अर्थपूर्ण हो सकता है जब ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत क्लियरली असाइन कर दी जाती है, जब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग में, है ना। तो मतलब काफ़ी सारे लोगों को वो असाइन कर दी जाती है। तभी जो कंट्रोल प्रोसेस है वो ज़्यादा अर्थपूर्ण हो पाता है। कहते कि अगर प्लान से कोई भटक जाता है, ठीक है, और उसकी तरफ पॉइंट आउट किया जाता है तो जो प्रोसेस को कंट्रोल करना होता है वो व्यर्थ जाता है। पर हम उस एरिया को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं जिसमें ये सारा कुछ होता है या कौन इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम सिर्फ जो भी कोई हमें करेक्शन के लिए एक्शन लेना होता है बस वही ज़रूरी होता है। अब जो कंट्रोल्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को
मेजर किया जा सके। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे कि कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स प्रोड्यूस किए गए हैं, एक बंदे ने कितने नंबर घंटे काम किया है ना, कितने रॉ मटेरियल जो हैं, कितनी यूनिट्स रॉ मटेरियल की प्रोक्योर की गई हैं, या एक दिन में कितनी सप्लाईज़ को कंज्यूम किया गया है ना। सबसे पहला क्या है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद है कि हम मॉनेटरी रिजल्ट्स हैं उसको असेस कर सकते हैं, मतलब जो मुद्रा के रिलेटेड रिजल्ट्स होते हैं उसको हम, पैसे से रिलेटेड जो रिजल्ट्स होते हैं उसको हम असेस कर सकते हैं कि जितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिला, है ना, कितनी कमाई हुई आपकी। या फिर हम ह्यूमन बिहेवियर के जो भी कोई वेरिएबल्स होते हैं उसको इवेलुएट कर सकते हैं, है ना, कि काम के ऊपर जितने भी लोग थे जो उस टाइम प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, काम कर रहे थे, है ना, वहाँ पर उनका जैसा भी बिहेवियर था उसको इवेलुएट करना, ठीक है। अब उसमें हम क्या क्या इवेलुएट करेंगे कि उनकी मोटिवेशन कितनी थी काम करने की, है ना, क्या मोरेल था उनका, क्या मनोबल था उनका काम करने का, है ना, कि क्या जितनी उन्होंने कमिटमेंट की थी उतना काम उन्होंने किया, वाकई में उनके मन में कोई एंथुसियाज्म था काम करने का, है ना, कोई उत्साह था उनमें काम करने का या नहीं था। आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं इस चीज़ को कि ये एक बाद के नियंत्रण की किस्म है जिसको कि डिज़ाइन करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बाय एंड लार्ज हम कोई भी क्वांटिटिव मेजर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं इन सब को असेस करने के लिए। सिर्फ जो डिस्क्रिप्टिव एवेल्युएशन होती है वही पॉसिबल होती है। हो सकती है कि कई बार उसका मतलब पर्सनल बायसेस पे भी हो, ठीक है, जो कि इवैल्यूएशन के प्रोसेस में एंटर करते हैं। उसके बाद है हमारा डिज़ाइनिंग अ कंट्रोल प्रोसेस। अब हम इसको कैसे प्रोसेस को मतलब कंट्रोल करेंगे, उसकी डिज़ाइनिंग। अब हम बेसिक स्टेप्स की तरफ देखेंगे जो कि एक कंट्रोल प्रोसेस को डिज़ाइन करने में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करना। कहते कि जैसे जो कंट्रोल होता है उसको हम प्लान के बेसिस के ऊपर ही इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि जो प्लान बना था उसके बेसिस के ऊपर ही कंट्रोल को स्थापित किया जाता है। पहली चीज़ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए बहुत साफ तरीके से कि प्लान्स क्या बने हैं। उसी के बाद ही आप उनके स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं कि कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड्स बनेंगे। अगर आपको प्लान ही नहीं पता होगा तो आप स्टैंडर्ड्स भी नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, कहते कि एक एनुअल एक्सपेंडिचर प्लान
एनुअल एक्सपेंडिचर प्लान जो कि एनुअल एक्सपेंडिचर प्लान कैसा, जो आपने बनाया है उसके लिए आपने बेंचमार्क्स को सेट किया है, ठीक है ना, कि हर किसी चीज़ का कितना खर्चा होगा वो आपने सेट किया है। अब इसके खर्चे के बियॉन्ड, ठीक है, हर एक हेड के अंडर आप नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब आपने एक टोटल एक्सपेंडिचर का वो बना दिया है कि इतना हमारा जो खर्चा है वो होना चाहिए। जैसे कि आप ये प्लान कर रहे हैं कि हमने इम्यूनाइजेशन करवानी है बच्चों को या कोई भी पॉपुलेशन को आपने टारगेट कर लिया, तो आप एक इम्यूनाइजेशन कवरेज को प्लान कर रहे हैं, ठीक है, या आपके सेंटर में एनरोलमेंट को प्लान कर रहे हैं कि इस पॉपुलेशन को हमने टारगेट करना है और इस पॉपुलेशन की हम प्रपोर्शन देखेंगे कि कितने टाइम में कितने लोग आते हैं, ठीक है। जो आपने टारगेट अब बना लिया कि हम इम्यूनाइजेशन करवाएंगे इतने टाइम में, इतनी हमारी पॉपुलेशन का टारगेट है। ये जो टारगेट आपने कर लिया, जो आपने प्लान कर लिया, अब उसको पूरा करने के लिए आप स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। प्लान जो कि स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करता है एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब एक जो इफ़ेक्टिव कंट्रोल प्रोसेस होता है ना, जो एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल प्रोसेस होता है वो सिर्फ जो क्रिटिकल वेरिएबल्स होते हैं, है ना, कोई भी एक्टिविटी अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन ही ऑर्गेनाइज कर रहे थे, है ना, तो वो उसमें सिर्फ जो क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर ही एम्फसाइज करते हैं, सारे वेरिएबल्स के ऊपर एम्फसाइज नहीं करते हैं, है ना। इफ़ेक्टिव कंट्रोल प्रोसेस और क्या क्या इंडिकेट करता है कि जो भी आपने टारगेट्स को सेट किया है ना, उससे कोई परमिसिबल रेंज भी होनी चाहिए डेविएशंस की, कि मतलब जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हम एक दायरा बना लेते हैं कि इसके ऊपर हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर काम करेंगे तो इसके बाद प्रॉब्लम्स आएंगी, या इतनी की प्रॉब्लम्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल प्रोसेस को, किसी भी चीज़ को इफ़ेक्टिव करने के लिए हमें उसका एक दायरा बनाना पड़ता है, कि जैसे हमने मान लीजिए आपने इम्यूनाइजेशन की बात की है, ठीक है, अब आपने ये सोच लिया एक तरफ कि हमारे पास 5 घंटे हैं, हम ये देखेंगे कि 5 घंटे में हमारे पास कितने लोग आते हैं, पर दूसरी तरफ क्या है कि आपने ये इमेजिन कर लिया कि 5 घंटे में हमारे पास सिर्फ 100 लोग आएंगे इम्यूनाइजेशन के लिए, हो सकता है कि वहाँ पर 500 लोग आ जाएं, है ना, तो आपका जो कंट्रोल प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए हमें एक रेंज जो है, परमिसिबल रेंज, वो सेट करनी पड़ती है। इसी कारण से जो हमारा कंट्रोल प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव होगा। सिर्फ जब इस रेंज के बाहर वाकई में कोई, जैसे आपने कोई रेंज सेट कर ली है, ठीक है, तो उसके बाहर एक्चुअल में कोई परफॉर्मेंस हो गई है, ठीक है, तो ये एक कारण बन जाता है कि अब हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा इसको करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, मतलब कि प्रदर्शन का माप करना। कहते हैं कि जब आपने परफॉर्मेंस के लिए एक बार कोई स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप तरीकों को तैयार करेंगे कि कैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं, है ना। जो भी हमने कोई टारगेट सेट किए हैं
कैसे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को माप सकते हैं, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। कहते कि जो हमने मेजरमेंट्स करनी है, जब हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं कोई भी स्टैंडर्ड्स को सेट किए हुए को, ठीक है, जब उसकी मेजरमेंट्स पीरियोडिक होंगी, है ना, या रेगुलर फीचर्स कोई ना कोई शो करेंगी, तभी जो कंट्रोल है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी पीरियोडिसिटी के ऊपर आप एक्चुअल परफॉर्म करेंगे, और टारगेट के साथ आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रोसीजर्स को सेट कर लीजिए, ठीक है, पक्का करने के लिए कि अगर कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आती है, उस टाइम पे जो बंदे उस पोजीशन के ऊपर हैं उनको ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अब फटाफट से आपको इसको करेक्ट करने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, ठीक है ना। मतलब आपको स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं किसी भी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। जो कंट्रोल है वो तभी इफ़ेक्टिव होगा ज़्यादा अगर जो मेजरमेंट्स हैं, है ना, वो पीरियोडिक रहेंगी, मतलब कि लगातार होती रहेंगी और उनकी एक नियमित विशेषता होगी, और टारगेट के साथ मैच करनी चाहिए परफॉर्मेंस। उसके बाद है हमारा करेक्टिंग डेविएशंस। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें उसको कैसे करेक्ट करना है। कंट्रोल प्रोसेस का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। क्या है उसका एक ऑब्जेक्टिव? कि अगर हमने कोई टारगेट को प्लान किया है, ठीक है, उसकी हमने कोई परमिसिबल लिमिट्स को सेट कर दिया है, स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया है, ठीक है, फिर भी जो परफॉर्मेंस है वो उसके बाहर जाती है, ठीक है, तो जो कंट्रोल प्रोसेस है उसका काम ही यही है मेन कि वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे, ठीक है। अगर वो बाहर चली जाती है हमारी परमिसिबल लिमिट से, हमारे प्लान्ड टारगेट से, तो जल्दी जल्दी से कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। जैसे कि कहते आप पहले नोटिस किया था जो कंट्रोल का प्रोसेस होता है वो ये पहले ही अपने दिमाग में सोच लेता है कि जो हमने एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया है हर लेवल के ऊपर, है ना, उसके लिए हमने क्या क्या एक्शंस लेने हैं उसको करेक्ट करने के लिए, है ना, उसके लिए हमने पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेट किया होता है कि अगर ऑर्गेनाइज की गई एक्टिविटी में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर ये एक्शन लेंगे। ये पहले ही हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेटअप कर देना चाहिए। एक बार जब हमने डेविएशंस को, किसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, फिर ये रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के ऊपर हो जाता है कि वो अब एक अच्छा एक्शन ले सकें ताकि जो परफॉर्मेंस है ना, उसको दोबारा से अपने पॉइंट पे लेके आया जा सके। जितने भी अब तक कोई प्रोसेस जो हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं कंट्रोल प्रोसेस, ठीक है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका
जो इन्फॉर्मेशन देने का फ्लो था, ठीक है, क्या वो प्रॉपर था। फिर आपको उसका फीडबैक क्या मिला। आपने कोई भी काम किया है ना, उसके लिए फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें फीडबैक प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हम कभी भी जो अपना प्लानिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसको इफ़ेक्टिव नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक्टिविटी के इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम उसके प्रोसेस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकें। ये है आपकी एक्सरसाइज 2। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग। कहते ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। जब आप किसी भी लोगों के फॉर्मल ग्रुप को और एक्टिविटीज़ को एक्टिव करते हो कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ठीक है। अब उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज करना है कि कैसे वो अचीव कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। कई टर्म्स हैं, है ना, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड जो आप लर्न कर सकते हैं, सीखेंगे हम जिनके बारे में। वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन की क्या डिग्री है, मैनेजमेंट का क्या लेवल है, कंट्रोल का क्या स्पैन होता है, और स्टाफिंग। अब हम इनको पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का यहाँ पर क्या मतलब है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक स्पेसिफिक तरीका जिसमें कि लोगों की ग्रुपिंग की जाती है, उनको इकट्ठा किया जाता है। अब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लोगों को किस बेसिस के ऊपर ग्रुपिंग कर सकती है उनकी, कि अलग अलग फंक्शंस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस के ऊपर, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की अलग ग्रुपिंग कर सकती है, प्री स्कूल एजुकेशन की अलग कर सकती है लोगों को। मतलब हर किसी का ग्रुप जो है वो उनके काम के बेसिस के ऊपर उनको डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन से ग्रुप में फाइनेंस का काम देखना है, कौन से ने एडमिनिस्ट्रेशन का देखना है, कौन सा प्री स्कूल एजुकेशन का देखेगा, कौन सा अडल्ट एजुकेशन का देखेगा, और कौन सा हेल्थ एजुकेशन का देखेगा। पहले तो वो ग्रुपिंग करते हैं उनके काम के बेसिस के ऊपर। अब दूसरा क्या है, उनकी जियोग्राफिकल टेरिटरीज के ऊपर, है ना। जियोग्राफिकल टेरिटरीज के ऊपर, उनके बेसिस के ऊपर आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक बड़ी एनजीओ है, ठीक है, उसके 4 डायरेक्शंस में रीजनल ऑफिस हैं, जैसे कि साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, है ना। तो हम उनके बेसिस के ऊपर मतलब हमने रीजनल ऑफिस अलग अलग जगह हो गए ना, उसके बेसिस के ऊपर ही उनको, या फिर हम कोई स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप के बेसिस के ऊपर ही उनको ग्रुपिंग उनकी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक टारगेट ग्रुप हमने ऐसा सेट कर दिया जो कि इन्फेंट्स के साथ डील करेगा, और नेक्स्ट टारगेट ग्रुप जो है वो प्री स्कूल चिल्ड्रन के साथ डील करेगा, और एक ग्रुप जो है वो स्पेशल नीड्स के साथ डील करेगा।
मतलब ऐसे ग्रुपिंग करनी है, एक तो उनके काम के बेसिस के ऊपर होगी, है ना, एक जो उनकी जियोग्राफिकल टेरिटरीज हैं उनके बेसिस के ऊपर हो गई, और जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उनके बेसिस के ऊपर हो गई, है ना। तो ये अलग अलग तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, है ना। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर जो है वो तभी बनती है जब हम लोगों को ग्रुपिंग करते हैं उनके अलग अलग तरीक़ों के हिसाब से। अब आप एक स्पेसिफिक टाइप की कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चूज़ कर सकते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की टाइप के ऊपर कि आपको कौन सी चाहिए है, या फिर अथॉरिटी की डेलीगेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, या रिलेशनशिप्स की रिपोर्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी में जहां आप रिलेशनशिप्स की रिपोर्टिंग को सेटअप करते हैं वहां आपको अथॉरिटी मिल जाएगी कि आप जो भी काम आपको असाइन किए गए हैं उसको आप वहाँ करने के योग्य हो सकते हैं। अब अथॉरिटी का यहाँ पर क्या मतलब है? अथॉरिटी का मतलब है कि आपको एक हक दे दिया जाता है कि आप काम करो, है ना, कि आपको राइट दे दिया जाता है, कमांड का हक दे दिया जाता है आपको, और एक्सपेक्ट कर सकते हो कंप्लायंस को, ठीक है ना। हुक्म देना और पालना की उम्मीद करने का अधिकार आपको दे दिया गया है। अथॉरिटी दे दी गई है या दे देनी चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंडिविजुअल को उसकी जिम्मेवारी के अनुसार ही जो अथॉरिटी है या तो दे देनी चाहिए या दे दी गई होती है। जबकि जो कंप्लीट अथॉरिटी होती है ना, वो किसी भी प्लान्ड एक्टिविटी को करने के लिए दी जाती है ना, ताकि टॉप मैनेजमेंट में जो है ना, जो टॉप मैनेजमेंट में वेस्ट यानी कि निहित हो सके, इसको हम अलग अलग लेवल्स के ऊपर डेलीगेट करते हैं। मतलब अलग अलग लेवल्स के ऊपर इसको सौंप देते हैं। अभी ये ड्यूअल कंसेप्ट हो गया, ठीक है, एक अथॉरिटी का और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये जो दोनों कंसेप्ट हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि अथॉरिटी की सेंट्रलाइजेशन की किस्म क्या है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है, और डिसीजन मेकिंग की क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में। अब जो सेंट्रलाइजेशन की डिग्री होती है ना, वो क्या होती है, वो उस चीज़ को रेफर करती है कि कौन सा डिसीजन मेकिंग जो है वो कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। एक मेन जो एंटरप्राइज है, जैसे कि एक इंडिविजुअल जो है वो क्रैच को रन कर रहा है, ठीक है, एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड कार मैकेनिक है, ये दोनों ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, एक सिंगल पर्सन के लिए
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सारे डिसीज़न को अपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर लेना। इसीलिए उसको ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए और भी बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उनको अथॉरिटीज़ देनी पड़ती हैं ताकि वो अलग अलग डिसीजंस को बना सकें। ये जो डिसीजंस होते हैं ये रूटीन में भी हो सकते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर काम को लेके भी हो सकते हैं, पर जो अथॉरिटी होती है ना, अब डिसीजंस को लेने की, वो एक अब सिंगल पर्सन के हाथ में ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती है। इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करना। ठीक है ना, कि बंदे आपने हायर कर लिए, फिर आपने उनको अथॉरिटी दे दी कि अब आप डिसीजंस अपने बेसिस के ऊपर बनाइए, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर है वो अब ग्रो हो चुकी है। इसीलिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर है वो भी अब ग्रो हो चुकी है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास आज भी बहुत सारा डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सिम्टम है ना, मतलब कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है उसको बढ़ा लिया। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के ये दो कंसेप्ट हैं जो कि आपस में रिलेट करते हैं, और दोनों ही कंसेप्ट किस चीज़ के हैं? अथॉरिटी के, है ना। ये मैनेजमेंट का क्या लेवल है और कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, ये दो कंसेप्ट्स को आपस में रिलेट करते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के दो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं जो हैं, एक तो है मैनेजमेंट का लेवल और दूसरा है स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये होता है कि एक स्टाफ मेंबर के अंडर कितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एक हम ट्रस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जो कि डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए एक सेंटर को रन कर रही है और जिन्होंने पॉलिसी डिसीजन को लिया है। इस ट्रस्ट के अंडर हो सकता है कि आपके पास एक सुपरवाइज़र या इंचार्ज हो जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी वाला, स्पीच थेरेपी, एजुकेशन। अब जो फिजियोथेरेपिस्ट और एजुकेटर्स होते हैं, हो सकता है उनके आगे कोई हेल्पर्स हों या असिस्टेंट्स हों, है ना। जो लेवल है वो ये डिफाइन करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके अंडर कितने रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपको रिपोर्ट करते हैं, कितने लोग हैं जो कि एक इंडिविजुअल को सीधा रिपोर्ट करते हैं। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है, मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना, मतलब नियंत्रण का एक सफ़र है। कहते कि कभी कभी ये थोड़ा बहुत डिबेट का भी इशू हो जाता है कि लोगों के आइडियल नंबर के ऊपर, ठीक है ना, जो कि एक सुपरवाइज़र जिसको कंट्रोल कर सकता है या फिर उनके नियंत्रण का सफ़र जो है वो आइडियल होता है। अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ वेरी करता है। अब काम की टेक्नैलिटी की क्या डिग्री है
उसको सुपरवाइज करना, या फिर जो इंडिविजुअल सुपरवाइजर्स हैं उनकी क्या योग्यता है। कहते कि अब हम स्टाफिंग के बारे में देखते हैं। स्टाफिंग क्या है? एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो काफ़ी सारे एम्बिशियस प्लान्स को बनाती है, पर अगर उनके पास सही किस्म के लोग नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। कई चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये है कि मैनेजमेंट को सही जॉब के लिए सही बंदा ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सही जॉब के लिए सही बंदा उनको नहीं मिलता है तो उनके लिए किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने में, प्रभावित बनाने में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। अब जो स्टाफिंग का प्रोसेस है वो किस चीज़ के साथ स्टार्ट होता है कि हमें लोगों को ये डिफाइन, जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टाफ हायर कर लिया तो आपको ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या काम करना है, ठीक है, और आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, है ना, क्या एक्सपर्टाइज और क्या एटीट्यूड जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ऐसी बैकग्राउंड के लोगों को ढूंढना होता है, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए चाहिए होते हैं। इस सर्च में बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में आप एक जॉब को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, फिर आपको एडवर्टाइज के अगेंस्ट जो आपने एडवर्टाइजमेंट की थी एप्लीकेशंस मिल सकती हैं, ठीक है, आप एक सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कर सकते हैं, मे बी आप एक इंटरव्यू लीजिए, आप रिटन टेस्ट ले सकते हैं, आप ग्रुप डिस्कशंस ले सकते हैं, ठीक है, पर फाइनल सिलेक्शन से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो कैंडिडेट होता है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है फाइंड आउट करना कि अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफ में रखना है, एक तो वो जॉब की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता हो और वो उस पर्पज़ के लिए फिट भी होता होगा। सही कैंडिडेट को ढूंढना बहुत ज़रूरी है और रिटेंशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो जो लीडरशिप होती है वो एक सुपरवाइज़र ही प्रोवाइड कर सकता है और सुपरवाइज़र ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। ये है आपकी एक्सरसाइज 3। इसके बाद है हमारा मोटिवेशन एंड लीडरशिप। कहते कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हमने प्लान्स भी बना लिए हैं, हमारे पास कंट्रोल ऑफ एक्शन भी है, अब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर भी बना ली है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने स्टाफ मेंबर्स को लेके आना है जो कि उसमें काम करते हैं। एक इंसान के अंदर जब कोई इच्छा होती है या फीलिंग होती है, ठीक है, जो कि उनको काम करने में उत्सुकता पैदा करती है, उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। जब एक इंसान में ये चीज़ होती है कि हमने ये काम करना है तो उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। हर एक इंसान की जो ज़रूरत है या उनकी जो इच्छा है वो ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करती है कि वो ये अचीव करना चाहते हैं, ठीक है।
जो अचीव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उनको उनके एक्शंस में कि आपने क्या काम करना है, उनको डायरेक्शंस जो हैं वो दिखानी पड़ती हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर एम्प्लॉय के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, है ना, और एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या एक्शंस उनके होने चाहिए। इसके ऊपर एक रिसर्च की गई है कि कैसे जो मोटिवेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं और डिफरेंट मोटिवेटर्स का उसमें क्या रोल होता है। अब मोटिवेशन और मोरेल के लिए पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक इंसान को सही नहीं पहचानेंगे, है ना, कि वो जॉब के अकॉर्डिंगली उसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, तो वो बिल्कुल भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जो अब बहुत कॉमनली यूज़ किए गए मोटिवेटर होते हैं उनको फिर अब हम सैलरी की फॉर्म में रख लेते हैं। उसी फॉर्म में उनको मोटिवेटर के लिए मतलब मनी के लिए कंटिन्यू किया जाता है कि सैलरी की फॉर्म में वो आ सकें, या बोनस दिया जाता है, या कोई इंसेंटिव्स, या कोई कमीशन, या कोई रिवॉर्ड्स दे दिए जाते हैं। अब प्राइमरी मोटिवेशन का सबसे पहला कोर्स क्या है कि उनको सैलरी देनी या उनका मेहनताना देना। पर जब एक बार जो बेसिक सैलरी है वो पक्की हो गई, ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा पेमेंट को डिमांड करते हैं। मान लीजिए बेसिक सैलरी उनकी दे दी उनको, अगर किसी बंदे से आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करवा रहे हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एक्स्ट्रा भी कुछ ना कुछ पेमेंट उसकी मिलेगी, या फिर उनको इसकी शाबाशी किसी और फॉर्म में मिले। आमतौर पर जो बोनस होते हैं या कोई रिवॉर्ड्स होते हैं या कोई इंसेंटिव्स होते हैं उनको तब लोगों को दिया जाता है जबकि लोगों को आपने एनकरेज करना हो, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो, ठीक है, और जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है उसमें उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हों तब ये बोनस या रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स उनको दिए जाते हैं। पर कहते मनी जो होती है, पैसा जो होता है, सिर्फ वही काफ़ी नहीं होता है। आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करके भी आप नोटिस कर सकते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है वो एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल जो है वो रिकॉग्निशन को देखते हैं और सोसाइटी में स्टेटस को भी देखते हैं अपने काम के थ्रू। एक पोजीशन, जिस पोजीशन के ऊपर एक बंदा काम करता है, और एक पावर जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मेंबर एक बंदा पावर को एंजॉय करता है, और कितने लोग हैं जो उसके लिए काम करते हैं, और पहचान, है ना, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके काम ने उसको दी है। ये सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट कई बार नॉन मनी मोटिवेटर्स मतलब कि जो पैसे वाले मोटिवेटर्स नहीं होते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एक्चुअल पे पैकेट से। अब मान लीजिए अगर मोटिवेटर्स हैं ही नहीं हैं, है ना, तो जो रिकॉग्निशन है
वो भी नहीं हो पाएगी और एम्प्लॉयज़ में फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। मतलब हम लोगों से काम ले रहे हैं, ना ही तो उनको बोनस दे रहे हैं, ना ही रिवॉर्ड दे रहे हैं, कोई ना ही इंसेंटिव दे रहे हैं, है ना। तो लोगों में क्या है, फ्रस्ट्रेशन, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन जो है वो हो जाती है। अब एक इंसान जब काम कर रहा है उसके लिए और भी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि वो इंसान किस तरह के फिज़िकल इन्वायरमेंट में काम कर रहा है ना। ये उसके लिए एक मोटिवेटिंग फोर्स होती है। मान लीजिए जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर बड़ा ही शोर है और कोई किसी की बात भी नहीं सुनता है, तब भी एम्प्लॉय के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, है ना। अपने अकॉर्डिंगली जब कोई काम करता है, अगर वहाँ पर शांति होगी, कोई शोर नहीं होगा, है ना, प्रॉपर जो हैं वो वर्क एरियाज हवादार होते हैं और बेसिक अमेनिटीज़ सारी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, जितनी भी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं या काम करने के जितना भी एक्सेस है उसमें कोई ईज़ होता है, वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि काम करने के लिए कंटिन्यू होते हैं। अब जो अलग अलग लोग होते हैं वो अलग अलग फैक्टर्स से मोटिवेट होते हैं। कईयों के लिए मनी ही सब कुछ होता है, पैसा ही सब कुछ होता है, वो उसी तरीके से ही मोटिवेट होते हैं। कईयों को सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करना होता है ना। कई जो होते हैं वो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं कि उनके तरीके से अगर काम हो जाए, है ना, उनको उनके काम से पहचाना जाए, है ना। ये मोटिवेशन की अलग अलग इम्पॉर्टेंस होती है कि हर बंदे के लिए जो मोटिवेशन पॉइंट है वो अलग होता है। अभी इम्पॉर्टेंट है कि हमें कॉमन फैक्टर्स का एक सेट फाइंड आउट करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों को मोटिवेशन देगा, चाहे वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे वो अलग अलग लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। ये भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आप में तो बहुत मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, है ना, और आप उसको यूज़ भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि उनको रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, है ना, वर्क एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं जैसे वो चाहते हैं, वर्क रिलेशनशिप्स, वर्क कंटेंट जो होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को, प्लान को, कंट्रोल को, हर चीज़ को अच्छी तरह से हमने डिज़ाइन किया हुआ है ना, हम लोगों को काम करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं, है ना। एक अच्छा जो रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है हम काम करने के लिए बच्चों को वो देते हैं, उसी से ही उनको मोटिवेशन जो है वो मिलती है। अब जो काम पर रिलेशनशिप डेवलप होते हैं बॉस के साथ या कोलीग्स के साथ या हमारे कोई सबॉर्डिनेट्स के साथ होते हैं, वो भी एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। अब जितना ज़्यादा
फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, है ना। जितना ज़्यादा वहाँ पर एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे और जितना ज़्यादा अनुकूल इन्वायरमेंट होगा उसमें उतने ही ज़्यादा अच्छे रिलेशंस जो हैं वो बनेंगे, है ना। जितना ज़्यादा ये सारा कुछ होगा उतना ही मोटिवेशनल जो है वो पॉजिटिव होगी। अब इसके ऑपोजिट क्या है कि जो स्ट्रेन्ड रिलेशंस होते हैं, है ना, मतलब कि जो तनावपूर्वक रिलेशनशिप्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, टेंशन को बढ़ाते हैं या लोग खुश नहीं रहते हैं किसी ना किसी कारण की वजह से, तो वो उनको मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी नौकरी को छोड़ दें, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाकी सारे किसी भी रिस्पेक्ट में जो है वो कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव लगते हैं। जो ऑप्रेसिव इन्वायरमेंट होता है वो डीमोटिवेटिंग होता है। अब जो एक्चुअल वर्क किया गया था उसका जो डिज़ाइन था, जो कंटेंट था, वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। अब जो जॉब के पैरामीटर्स होते हैं, किसी हर इंडिविजुअल में एक क्रिएटिवनेस होती है, ठीक है। अब जो भी कोई जॉब के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, हर किसी को एक फ्रीडम दे दिया जाता है कि वो अपने नए नए आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट करें ताकि कुछ ना कुछ नई क्रिएटिव चीज़ को वहाँ पर लाया जा सके, ठीक है। अगर हम डिसीज़न लेने की फ्रीडम देते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज्यूम करते हैं कि उनको फ्रीडम दे दिया डिसीज़न लेने का और वो अब अपनी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब हम उस बंदे की तारीफ़ करते हैं तो वो खुद से ही उसको ऐसे ही लगता है कि अब मुझे अगर डिसीज़न लेने का मौका मिल रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मौका मिल रहा है तो मैं एक अपने आप में उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, और वो सेल्फ एस्टीम जो है वो फील करने लग जाता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि जॉब में बिल्डअप होते हैं। सबसे बड़ा ये होगा कि जब एक इंडिविजुअल अपनी जॉब में कोई भी काम को कर रहा है तो उसको उसमें सेटिस्फेक्शन मिले। अब एक वर्कर जो है अगर वो बहुत खुश होगा, अगर वो अपने काम से सेटिस्फाइड होगा तो ऑब्वियस है कि उसका काम जो होगा वो और भी प्रोडक्टिव होगा दिन ब दिन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा असेट होता है, बहुत बड़ी एक पॉजिटिविटी होती है। अगर एक इंडिविजुअल अपने आप से ही अपने आप को किसी भी कंटेंट को डिज़ाइन करने में एसोसिएट करता है और अपने ही जॉब के ऑब्जेक्टिव्स को बना लेता है, कंटेंट को पहले तो वो अपने जॉब के ऑब्जेक्टिव्स बनाए फिर कंटेंट को डिज़ाइन करे, जब ये दोनों चीज़ों को वो एसोसिएट करता है तब बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ही कंप्लीट काम को करेगा। ये जो अप्रोच होती है इसको हम बोलते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्टिव्स उसने सेट कर लिए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अपना काम करने का कंटेंट जो है वो डिसाइड करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करेगा, जिससे कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अब पूरी तरह से फुलफिल करेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल पोटेंशियल भी
होता है, क्योंकि उनको हर चीज़ का फ्रीडम मिल गया ना यहाँ पर काम करने का। अब जो सुपरवाइज़र होता है या जो इंचार्ज होता है, वो सिर्फ अपनी टीम को मोटिवेट ही नहीं करता है, बल्कि उनको लीडरशिप के साथ प्रोवाइड भी करता है कि ये तुम्हारा लीडर है और लीडर ये तुम्हारी बाकी की टीम है जिसके थ्रू तुम काम कर सकते हो। हमें उसको इंस्पायर भी करना पड़ता है, उसको प्रेरणा देनी है, ठीक है, और उन लोगों को थोड़ा प्रभावित भी करना पड़ता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए विलिंग हों, और उनको सही डायरेक्शन जो होती है वो भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब बहुत सारी रिसर्च है, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन पे आ जाती है कि एक इफ़ेक्टिव लीडर जो है वो कैसे बन सकता है। ये जो थेरीज होती हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि लीडरशिप की, जब आप लीडरशिप की सिचुएशन में हो, मतलब आप किसी भी चीज़ को लीड कर रहे हो, तब आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कोई रोल इस टाइम पर प्ले कर रहे हो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है एक लीडर की तरह। जो सिचुएशन जिस प्रकार की होती है, मान लीजिए आप एक लीडर हैं, ठीक है, किसी फैक्ट्री में आप लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक इंसान लीडर है, ठीक है, और उसके नीचे टीम काम कर रही है। अब यहाँ पर आपका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सारी प्लानिंग कैसे करते हो, कंट्रोल कैसे करते हो, किसको कौन सा काम डिवाइड करते हो, और आपकी खुद की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपकी टीम को पता चल जाएगा कि आप किस तरह का काम जो है वो उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो किस तरह का काम करें। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी एनर्जी दिखानी पड़ेगी, लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आना होगा, ठीक है, एकीकरण बना के रखना होगा उनके साथ, जो ऑनेस्टी होगी वो भी बना के रखनी होगी। ये सारी एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर के साइन भी होते हैं। अगर आपको किसी दूसरे इंसान से रिस्पेक्ट चाहिए है, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि लीडर को अपने काम में ही पूरा एक्सीलेंट होना पड़ेगा ताकि जो आपकी टीम है वो आपकी तारीफ कर सके कि हमारा तो लीडर ही इतना अच्छा है ना। मतलब आपको अपना काम ही इतनी तरह से एज अ लीडर अच्छा करना पड़ेगा कि जो आपकी टीम है वो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी। जैसे कि आपकी मान लीजिए एक बेसिक जॉब है जहाँ पर आपको फाइनेंस को मैनेज करना पड़ता है और जो डेली का काम होता है उसको सुपरवाइज करना पड़ता है, ठीक है। अब आप अगर फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करेंगे बिना कोई घपला किए हुए या अपने हर दिन के काम को प्रॉपरली सुपरवाइज करके बॉस को बताएंगे तो ये भी एक बाकी की टीम के लिए मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि इसको इसीलिए लीडर बनाया गया है। जो लीडर होता है ना,
वो अपनी फीलिंग्स, जो उसकी खुद की फीलिंग्स होती हैं, उसको इम्पार्ट करने के योग्य होना चाहिए। मतलब उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी मेंबर्स जो टीम होती है उसके ऊपर ट्रस्ट भी उनको बनाए रखना है। ठीक है, मतलब उसमें इतनी फीलिंग्स होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान गलत है तब भी वो उनको बताए, अगर कोई इंसान सही है तब भी वो उनको बताए, और उनको अपनी टीम में ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारी एक्सरसाइज 4। इसके बाद हमारा आता है डिसीजन मेकिंग। अब हम प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग को पढ़ चुके हैं, और ये जो सारा प्रोसेस है ये डिसीज़न मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एक डिसीज़न को बनाने के लिए। हर कोई इंसान जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में है ना, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, उसको डिसीज़न को बनाने की भी ज़रूरत होती है और उसको मैनेज करने की भी ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या लेवल है, कि वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। जो डिसीज़न होता है वो किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर एक से ज़्यादा एक्शंस जो हैं वो एक्शन में आते हैं। डिसीज़न जो होता है वो एक चॉइस बनाना होता है कि आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एक्शंस आपके सामने पड़े हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा हमने एक्शन, जो प्लान ऑफ एक्शन है, उसको कंटिन्यू करना है। अब जो चॉइस होती है वो हमेशा रैशनल होनी चाहिए, है ना। हमें कोई भी ऑल्टरनेटिव आपके सामने पड़ा है, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, प्रोज कॉन्स, सबको बहुत ध्यान से देखकर ही चॉइस को बनाना चाहिए। अब जो एक रैशनल, मतलब जो एक अच्छी अप्रोच होती है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि चॉइस जो है वो आप ध्यान से सोच कर ही अच्छी बनाएंगे, अच्छी तरह से वेल वेड होगी, डेलिब्रेट होगी, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के और ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको गाइड किया जाता होगा। अब स्टेप्स क्या हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? सबसे पहला है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसको डिफाइन करें। फिर क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं डिसीज़न के, क्या क्या ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं एक्शन के, उसको सबको आइडेंटिफाई करें या जनरेट करें या डिफाइन करें। फिर हर ऑल्टरनेटिव को बहुत ध्यान से देखें कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ठीक है। फिर हमें उस ऑल्टरनेट को सेलेक्ट करना चाहिए जो आपको लगे कि प्रॉब्लम को बेस्ट सॉल्व करता है। फिर हमें डिसीज़न को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए और फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। अब हम डिसीज़न का जो फॉलो अप है वो ज़रूर लेना चाहिए। वो इसलिए लेना चाहिए कि जब आप कोई भी काम को पूरी ज़्यादा स्पिरिट के साथ करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोगों से ये जानें कि आपने किस तरह का काम किया है। मान लीजिए एक डिसीज़न जिसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो क्या प्रेजेंट करता है कि यहाँ पर फेलियर है सिस्टम का। ठीक है, इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे हमें कोई भी मीनिंगफुल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, है ना। मतलब मीनिंगफुल एफर्ट कोई किया ही नहीं गया है जिससे कि हमें कोई बेनिफिट मिले। अब एक कारण और है कि डिसीजन मेकिंग को इतना इम्पॉर्टेंट क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज की कमिटमेंट होती है। जैसे कि आपने एक डिसीज़न ले लिया कि आप अपने सेंटर में, चाइल्ड केयर सेंटर में, एक डॉक्टर को रेगुलरली वहाँ विज़िट करने के लिए बोलेंगे ताकि वो बच्चों की
लगातार असेसमेंट और मॉनिटर कर सके कि उनकी हेल्थ जो है वो कैसी है। तो इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमिटमेंट करनी पड़ेगी डॉक्टर के साथ, जो आपको डॉक्टर को पे करने की ज़रूरत है ना। यहाँ पर ये डिसीज़न जो है आपको लेना पड़ेगा कि कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो हैं जो आप कर रहे हो, क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं या नहीं है। जब आप कोई डिसीज़न लेते हो तो उसमें रिस्क भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप रिसोर्सेज को कमिट करते हो कोई एक्शन प्लान के लिए, ठीक है, तब आपके पास कभी भी एब्सोल्युटली सर्टेन नहीं होता है कि एक्शन का आउटकम जो है वो क्या होगा। बहुत सारे डिसीज़न जो होते हैं वो रिस्क या अनसर्टेनिटी के ऊपर ही बनते हैं। कई डिसीजंस, मान लीजिए आज आपने कोई डिसीज़न ले लिया, क्या पता वो फ्यूचर के लिए अच्छा हो भी या नहीं हो, है ना। ये जो रिस्क होते हैं वो हमेशा ही रहते हैं कि जब आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं तब उसका कोई भी कंप्लीट फैक्ट नहीं होता है, ठीक है, और नॉलेज होती है जो कि इन डिसीजंस की इम्प्लीकेशन के बारे में होती है। इसीलिए हमेशा एक चांस होता है कि आप रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि हम यहाँ पर रिसोर्सेज की एलोकेशन का केस लेते हैं। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो आमतौर पर बहुत लिमिटेड हैं। डिसाइड करने में कि कितनी हमें मनी स्पेंड करनी है हर हेड के एक्सपेंडिचर के अंडर, है ना, वो डिस्क्रिशन को भी हमें एक्सरसाइज में लाना है। टाइम के साथ साथ हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि एक पर्टिकुलर आइटम जो है उस पर हमें शुरू में कितनी एलोकेशन, हमने कितनी बड़ी अमाउंट की एलोकेशन की थी, फिर हर हेड के अंडर हमें कितनी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है फंड्स की। ये डिपेंड करता है फील्ड लेवल के ऊपर कितनी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है है ना। उसी कारण से जो प्रोग्राम की डिलीवरी है वो इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी, ये उन चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। ये है आपकी एक्सरसाइज 5। इसके बाद है स्किल्स एसोसिएटेड विद मैनेजिंग। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको निर्माण कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। फिर भी आपकी सुविधा के लिए ये जो हमारी क्लास जब ओवर होगी, आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लिंक्स देख सकते हैं, वहाँ पर मैं उस लिंक्स को डाल दूँगी। आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर कर देते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।